हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का चैप्टर 1 पाइथन रिवीजन टूर। अभी तक जो भी आपने क्लास 11 में पढ़ा था वो सारा कुछ हम रिवाइज करेंगे चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के अंदर। सबसे पहला जो आपका टॉपिक है वो क्या है? टोकन्स है। टोकन्स क्या होते हैं? आपका एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है पाइथन के अंदर जो कि क्या कहलाता है? टोकन्स। पाइथन हमें 5 तरीके के टोकन्स प्रोवाइड करता है। पहला जो आपका है वो क्या है? दैट इज कीवर्ड्स है। दूसरा आइडेंटिफायर्स है। तीसरा आपका ऑपरेटर्स है। चौथा आपका लिटरल्स है और पांचवा आपका पंक्चुएटर्स है। अब कीवर्ड्स क्या होते हैं? चलिए अब हम देखते हैं कीवर्ड्स क्या होते हैं। अगर हम बात करें कीवर्ड्स के बारे में तो कीवर्ड्स आपके क्या हैं? रिजर्व वर्ड्स हैं जिनके क्या होते हैं? स्पेशल मीनिंग्स होते हैं और वो किसी भी आइडेंटिफायर्स के तरीके से या किसी भी वेरिएबल या किसी भी फंक्शन के नाम या किसी में भी यूज़ नहीं कर सकते थे आपके। पाइथन के कीवर्ड्स जो होते हैं वो क्या है? स्पेशल वर्ड्स हैं। वो क्या है? आप अपने वेरिएबल के नाम के अंदर, फंक्शन के नाम के अंदर या किसी भी आइडेंटिफायर के नाम के अंदर आप यूज़ नहीं कर सकते थे। अगर आप पाइथन का वर्जन 3.7 यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर 33 कीवर्ड्स थे। अगर आप पाइथन का वर्जन 3.8 यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर 35 कीवर्ड्स हैं। जो आपके कीवर्ड्स हैं वो ये दे रखे हैं, 35 कीवर्ड्स ये दे रखे हैं। जैसे कि फॉल्स है। फॉल्स क्या है? आपकी बूलियन वैल्यू है। एल्स क्या है? आप इफ के साथ यूज़ करते हो कंडीशन। इंपोर्ट क्या करते हो? पैकेज के यूज़ करते हो। पास क्या करते हो? जो आपको एम्प्टी स्टेटमेंट देना होता है। रिटर्न आप किसके साथ यूज़ करते हो? फंक्शन के साथ यूज़ करते हो। वाइल आपका लूप है और आपकी कंडीशंस हैं। एल्सिफ आपका है फंक्शन डेफ करने के लिए। ये सारी चीज़ें आप एज अ वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते हो। ये आपके क्या है? कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स क्या होते हैं? स्पेशल रिजर्व वर्ड्स होते हैं जो कि पाइथन के प्रोग्राम्स में यूज़ करे जाते हैं जब इनकी नीड होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होंगे? हमने कीवर्ड्स देख लिया। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास क्या है? दैट इज आइडेंटिफायर्स है। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? जो वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स को आप क्या बोलते हो? आइडेंटिफायर्स। या क्लास का नाम है वो क्या कहलाता है? आइडेंटिफायर। देन फंक्शन का नाम है वो क्या कहलाएगा? आइडेंटिफायर कहलाएगा। ये किसी भी चीज़ का नाम वो क्या कहलाता है? आइडेंटिफायर कहलाता है। किसी भी आइडेंटिफायर को बनाने के लिए आपके पास कुछ रूल्स होते हैं। आइडेंटिफायर का फर्स्ट लेटर शुड बी एन लेटर और अंडरस्कोर। दैट मीन्स अगर आप कोई लिख रहा हो, मैं लिख रहा हूँ सम इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स ये क्या है? इंटीजर। ये जो है आपका क्या है? आइडेंटिफायर है। इसका जो पहला अल्फ़ाबेट होना चाहिए था वो क्या होना चाहिए था? यानी कि ये जो आइडेंटिफायर का नाम है इसका जो पहला अल्फ़ाबेट होना चाहिए था या फिर अंडरस्कोर हो सकता था। अगर आइडेंटिफायर का नाम आपने सम और SUM लिखा है तो ये दो अलग अलग आइडेंटिफायर हैं। क्यों? क्योंकि आपके आइडेंटिफायर जो होते हैं वो लोअर केस में और अपर केस में डिफर करेंगे। अगर मैं लिखता हूँ S स्मॉल u और कैपिटल M लिखता हूँ तो ये 3 आइडेंटिफायर होगा अलग अलग नाम से, क्योंकि ये डिफर करते आपके केस को भी प्रिजर्व करते हैं आइडेंटिफायर। आप आइडेंटिफायर के अंदर 0 to 9 कोई भी डिजिट यूज़ कर सकते थे, लेकिन आपकी जो बिगिनिंग होनी चाहिए वो किससे होनी चाहिए? अल्फ़ाबेट से या अंडरस्कोर से होनी चाहिए। आप 9 SUM नहीं लिख सकते थे। उस कंडीशन में आपके पास क्या आएगा? एरर आएगा। आपका जो आइडेंटिफायर होना चाहिए था वो कीवर्ड नहीं होना चाहिए था। आपका आइडेंटिफायर कैन नॉट बी एन स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट अंडरस्कोर। आपका आइडेंटिफायर के अंदर कोई भी आप $सम नहीं लिख सकते थे। आप सिर्फ क्या लिख सकते थे? अंडरस्कोर सम लिख सकते थे। आप S.UM नहीं लिख सकते थे। कोई भी आप कैरेक्टर्स स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं कर सकते हो सिर्फ किसके? अंडरस्कोर के अलावा। चलिए इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। सपोज यहाँ मैं एक वेरिएबल लेता हूँ 9 SUM इक्वल्स टू 0, तो ये क्या करना चाहिए? एरर देना चाहिए, इनवैलिड सिंटेक्स। अगर मैं लिखता हूँ सम इक्वल्स टू 0 तो ये एक वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। अगर मैं लिखता हूँ SUM इक्वल्स टू 9, तो अब दो वेरिएबल्स हैं, एक स्मॉल सम है और एक कैपिटल सम है। अगर मैं प्रिंट कराता हूँ प्रिंट SUM तो क्या प्रिंट होगा? दैट इज 0 प्रिंट होना चाहिए। अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट SUM तो क्या प्रिंट होना चाहिए? दैट इज 9 प्रिंट होना चाहिए। तो आपके जो आइडेंटिफायर्स होते हैं या जो नाम होते हैं वेरिएबल्स के या फंक्शंस के
वो केस प्रिजर्व भी करते हैं। तो अगर आप सम ही लिख रहे थे तो सम आप कैसे लिख सकते थे, एस यू एम स्मॉल में लिख सकते थे, एस कैपिटल यू स्मॉल एम स्मॉल लिख सकते थे, एस यू कैपिटल यू और एम लिख सकते थे। ये सारे डिफर कहलाएंगे। तो जो आपके वेरिएबल्स या आइडेंटिफायर्स होते हैं वो केस भी प्रिजर्व करते हैं। तो हमारे पास कौन कौन से रूल्स होते हैं, आपका पहला जो अल्फ़ाबेट होना चाहिए आइडेंटिफायर का वो क्या होना चाहिए था, अल्फ़ाबेट होना चाहिए था या फिर अंडरस्कोर हो सकता था। अपर केस और लोअर केस में वो डिफरेंस क्रिएट होता है आपके आइडेंटिफायर के अंदर। आपका जो आइडेंटिफायर है वो अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होना चाहिए था। उसके बाद आप कोई भी 0 to लेकर 9 डिजिट यूज़ कर सकते थे। आप वेरिएबल यूज़ कर सकते थे, सम 9 यूज़ कर सकते थे, 9 सम यूज़ नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि आपका जो पहला अल्फ़ाबेट है वो क्या डिजिट नहीं हो सकता था, डिजिट नहीं होगा। अगर डिजिट होगा तो वो एरर देगा। आपका जो आइडेंटिफायर है उसमें आप क्या यूज़ कर सकते हैं, अंडरस्कोर यूज़ कर सकते थे। इसके अलावा कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। देन हमारे पास क्या होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं। यह भी आपका एक टोकन है। ऑपरेटर्स क्या करते हैं, सपोज आपके पास अगर मैं लिखता हूँ सम इक्वल्स टू ए प्लस बी, तो प्लस क्या है, आपका एक अर्थमेटिक ऑपरेटर है। तो आपके जो ऑर्फेंड्स होते हैं ये आपका क्या है, आइडेंटिफायर फायर, या फिर आप इसको वेरिएबल भी बोल सकते हो, आपका वेरिएबल है। ये आपके क्या है, ऑर्फेंड है, और ये भी आपका ऑर्फेंड है। तो दो ऑर्फेंड के बीच में जब आप प्लस लगा रहे हो तो आप क्या यूज़ कर रहे हो, अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज़ कर रहे हो, और ये दो ऑर्फेंड के बीच में जो एक्शन है उसको परफॉर्म कर रहा है। तो हमारे पास जो ऑपरेटर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है, रिलेशनल ऑपरेटर होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, लॉजिकल ऑपरेटर होता है, बिटवाइज ऑपरेटर होता है, मेंबरशिप ऑपरेटर होता है, और आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है। अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या करता है, आपके मैथमेटिकल जो फंक्शंस, मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन होता है उसको परफॉर्म करता है। सपोज आपको किसी नंबर को ऐड करना था, सपोज आपके पास था a इक्वल्स टू 5 और b इक्वल्स टू 2। तो आप क्या, अगर आपको टोटल करना है, अगर लिखते हो आप a प्लस बी, अगर मैं लिखता हूँ s इक्वल्स टू a प्लस बी, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, दैट इज 5 प्लस 2 7 हो जाएगा। तो प्लस साइन क्या करता है, एडिशन परफॉर्म करता है। माइनस साइन क्या करता है, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करता है। फॉरवर्ड स्लैश साइन जो है वो आपका क्या करता है, डिवीजन परफॉर्म करता है। दैट मीन्स अगर मैं लिखता हूँ a डिवाइडेड बाय 2 तो आपका आंसर क्या आएगा, दैट इज 2 आएगा। दैट मीन्स क्वोशिएंट निकालता है। स्टार साइन जो होता है ये क्या करता है, ये आपका मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करता है। अगर मैं लिखता हूँ a मल्टीप्लाई बाय स्टार 2 तो आपके पास आउटपुट क्या आएगा, दैट इज 10 आता है। देन आपके पास होता है मॉडुलस ऑपरेटर। मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है, रिमाइंडर निकालने के काम में आता है। सपोज अगर मैं लिखता हूँ a मॉडुलस b, तो आपके पास a के अंदर वैल्यू क्या है 5 और b के अंदर वैल्यू क्या है 2, तो आपके पास आउटपुट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। दैट मीन्स प्लस साइन किस लिए होता है, एडिशन निकालने के लिए होता है। माइनस साइन किस लिए होता है, सब्ट्रैक्शन करने के लिए होता है। फॉरवर्ड स्लैश साइन किस लिए होता है, क्वोशिएंट निकालने के लिए होता है। स्टार साइन किस लिए होता है, मल्टीप्लिकेशन निकालने के लिए होता है। और मॉडुलस साइन किस लिए होता है, आपका रिमाइंडर निकालने के लिए होता है। ये सारे क्या है, आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आपके नेक्स्ट ऑपरेटर्स हमारे पास कौन से हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स को आप कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी बोलते हो। क्या बोलते हो, कंपैरिजन ऑपरेटर। अगर मैं लिखता हूँ a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 5 एंड c इक्वल्स टू 10, अगर मैं यहाँ पर चेक करता हूँ, अगर मुझे चेक करना है a की वैल्यू b के इक्विवेलेंट है तो मैं क्या लिखूँगा, a डबल इक्वल्स टू b। तो ये क्या चेक करता है, कंपैरिजन इक्वलिटी को चेक करता है कि a के अंदर जो वैल्यू है वो b के इक्विवेलेंट है या नहीं है। अगर होगी तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इस कंडीशन में यहाँ पे क्या आएगा, आपका आउटपुट फॉल्स आएगा। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ a डबल इक्वल्स टू c तो आपके पास आउटपुट क्या आएगा, दैट इज ट्रू आएगा। चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं 2 मिनट के लिए। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 5 एंड c इक्वल्स टू 10, प्रिंट
ए डबल इक्वल्स टू बी, आउटपुट क्या आना चाहिए, दैट इज फॉल्स आना चाहिए। आउटपुट क्या है, फॉल्स आया, क्योंकि ए की जो वैल्यू है बी के इक्विवेलेंट नहीं है। मैं लिखता हूँ प्रिंट ए डबल इक्वल्स टू सी, तो क्या आएगा, दैट इज ट्रू आएगा। क्यों, क्योंकि ए की वैल्यू सी के इक्विवेलेंट है। तो ये आपका क्या चेक करता है, इक्वलिटी को चेक करता है। देन यहाँ पर आपके पास क्या है, दूसरा ऑपरेटर क्या है यहाँ पर, नॉट इक्वल्स टू, दैट मीन्स नॉट इक्वल्स टू साइन ये है आपका। इसके लिए क्या होता है, ये अगर मैं लिखता हूँ ए नॉट इक्वल्स टू बी, तो क्या आउटपुट आएगा, दैट इज ट्रू आएगा। अगर मैं लिखता हूँ ए नॉट इक्वल्स टू सी, तो आउटपुट क्या आएगा, दैट इज फॉल्स आएगा। चेक कर लेते हैं, प्रिंट ए नॉट इक्वल्स टू बी, आउटपुट क्या आएगा, दैट इज ट्रू आएगा, क्योंकि ए जो है वो क्या है, बी के इक्विवेलेंट नहीं है। अब मैं लिखता हूँ प्रिंट ए नॉट इक्वल्स टू सी, क्या आएगा, दैट इज फॉल्स आएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों सेम वैल्यूज थी, इसलिए फॉल्स आ रहा है। देन हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट ऑपरेटर कौन सा है, दैट इज ग्रेटर देन साइन है। ग्रेटर देन साइन क्या रिटर्न करता है, दैट इज कंपेयर करता है दो वैल्यूज को कि आपकी जो वैल्यूज हैं वो ग्रेटर, अगर मैं लिखता हूँ ए ग्रेटर देन बी, तो आउटपुट क्या आएगा, दैट इज ट्रू रिटर्न करेगा। अगर मैं लिखता हूँ ए ग्रेटर देन सी, तो आउटपुट क्या रिटर्न करेगा, दैट इज फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि दोनों वैल्यूज सेम है। चेक कर लेते हैं इसको भी, प्रिंट ए ग्रेटर देन बी, आउटपुट क्या आएगा, दैट इज ट्रू। प्रिंट ए ग्रेटर देन सी, आउटपुट क्या आएगा, दैट इज फॉल्स। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर के ऊपर। हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू साइन है। दैट मीन्स अभी तक क्या कर रहा था, ये ट्रू रिटर्न कर रहा था ए ग्रेटर देन, क्योंकि ए की वैल्यू 10 थी और बी की वैल्यू दैट इज सी की वैल्यू 10 थी, तो दोनों इक्विवेलेंट थी। अगर मैं ग्रेटर चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पर फॉल्स रिटर्न कर रहा था। लेकिन अगर मैं यहाँ पर करता हूँ ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी, तो आउटपुट क्या आएगा, दैट इज ट्रू आएगा। अगर मैं लिखता हूँ ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी, तो आउटपुट क्या आएगा, जब भी ट्रू आएगा, क्योंकि ग्रेटर या तो ग्रेटर है या इक्वल होगा। तो अभी चेक कर लेते हैं इसको, प्रिंट ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी, आउटपुट क्या आना चाहिए, दैट इज ट्रू आना चाहिए। प्रिंट ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी, तो आउटपुट क्या आना चाहिए, दैट इज ट्रू आएगा। क्यों, क्योंकि या तो ग्रेटर होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, दोनों में से एक कोई भी होगी तो वो ट्रू कर देगा। अगर लेस होती तो उस कंडीशन में फॉल्स आता। अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी, प्रिंट बी, हाँ ब्रैकेट, बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू दैट इज ए, तो क्या आएगा, अब फॉल्स आएगा, क्योंकि बी की वैल्यू क्या है 5 है और ए की वैल्यू क्या है 10 है। हमने ग्रेटर देन इक्वल्स टू भी देख लिया। देन हमारे पास सेम ऐसा ही होता है, लेस देन क्या करता है, चेक करता है कि हमारी वैल्यू जो है वो लेस है या ग्रेटर है। तो अभी मैं लिखता हूँ ए लेस देन बी, तो कंडीशन क्या आएगी, फॉल्स होगी। अगर मैं लिखता हूँ बी लेस देन ए, तो कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। क्योंकि बी की वैल्यू क्या है 5 है, वो लेस देन है किससे, 10 से। चेक कर लेते हैं इसको भी, प्रिंट ए लेस देन बी, कंडीशन क्या है, फॉल्स, क्योंकि ए की वैल्यू क्या है 10 है और बी की क्या है, दैट इज 5। अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट बी लेस देन ए, तो अब कंडीशन क्या आएगी, दैट इज ट्रू आएगी। क्यों, क्योंकि बी की वैल्यू 5 है और ए की वैल्यू 10 है, तो इसलिए ये ट्रू रिटर्न करेगा। एज इट इज हमारे पास होता है लेस देन एंड इक्वल्स टू। लेस देन इक्वल्स टू क्या करता है, चेक करेगा कि आपकी वैल्यू जो है वो लेस देन या इक्वल्स टू जो भी आपने वैल्यू पास कराई है। सपोज अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ए लेस देन इक्वल्स टू बी, तो कंडीशन क्या होगी, दैट इज फॉल्स। अगर मैं लिखता हूँ ए लेस देन इक्वल्स टू सी, तो कंडीशन क्या होगी, दैट इज ट्रू।
अगर मैं लिखता हूँ b लेस देन इक्वल्स टू c, तो कंडीशन क्या होगी, जब भी ट्रू होगी, a की हमारी वैल्यू क्या है 10 है, b की वैल्यू क्या है हमारी 5 है और c की वैल्यू क्या है हमारी 10 है, तो या तो लेस होना चाहिए या उसके इक्विवेलेंट होगी, तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। तो आपको कंपैरिजन ऑपरेटर क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है दैट इज असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, किसी भी वेरिएबल को आपकी वैल्यू असाइन करता है। सपोज अगर मैं लिखता हूँ a इक्वल्स टू 5, तो a की वैल्यू क्या हो गई 5 हो गई। अगर मैं लिखता हूँ a डबल इक्वल्स टू 5, तो ये क्या करता है, चेक करता है a के अंदर वैल्यू 5 है या नहीं है। दिस इज कंपैरिजन ऑपरेटर एंड दिस इज असाइनमेंट ऑपरेटर। कंपैरिजन का मतलब क्या है, वो चेक करेगा कि a के अंदर जो वैल्यू है वो 5 है या नहीं है, और असाइनमेंट का मतलब क्या है, वो a की वैल्यू को a को वैल्यू असाइन कर देगा 5। अगर मैं लिखता हूं यहां पर a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 5 और मैं लिखता हूं, तो ये हमने क्या करा, a की वैल्यू 10 असाइन कर दी और b की वैल्यू 5 असाइन कर दी। अगर मैं लिखता हूं a प्लस इक्वल्स टू b, तो अब a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज 15 हो जाएगी। चेक कर लेते हैं इसको, हमने a की वैल्यू कितनी असाइन कर रखी है, दैट इज 10 और b की वैल्यू दैट इज 5। अगर मैं लिखता हूँ a प्लस इक्वल्स टू b और एंटर कर देता हूँ, प्रिंट कराता हूँ a की वैल्यू, प्रिंट a, सॉरी, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज 15 हो जाएगी। दिस इज, ये आपका क्या होता है, दैट इज जैसे भी आप अर्थमेटिक ऑपरेटर में कर रहे थे डिवाइड करने के लिए, दैट मीन्स क्वेश्चन निकालने के लिए। अगर मैं लिखता हूँ a फॉरवर्ड स्लैश इक्वल्स टू b, तो उस कंडीशन में क्या होगा, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज 2, दैट मीन्स 10 डिवाइडेड बाय 5, तो क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। देन हमारे पास क्या है, मॉडुलस इक्वल टू, दैट मीन्स परसेंट स्टार साइन एंड इक्वल्स टू, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर a की वैल्यू 5 है और a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू 5 है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, दैट इज a, अगर मैं लिखता हूँ a मल्टीप्लाई इक्वल्स टू b, तो उस कंडीशन में a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज 50 हो जाएगी। दैट मीन्स 10 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज 50, तो हमारे पास a की वैल्यू उस कंडीशन में 50 हो जाएगी। अगेन हमारे पास माइनस साइन होता है, मॉडुलस साइन होता है, मॉडुलस साइन आपको पता है किस लिए होता है, रिमाइंडर निकालने के लिए होता है। देन हमारे पास डबल बैक स्लैश होता है, कंप्लीट क्वेश्चन निकालने के लिए काम में आता है। देन हमारे पास क्या होता है, एक्सपोनेंट साइन होता है, दैट मीन्स ये आपकी डबल स्टार अगर आप लगाते हो तो ये पावर निकालने के लिए काम में आता है। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर सपोज प्रिंट फाइव, 2 टाइम स्टार लगाता हूँ, 5 टू द पावर 3 और एंटर करता हूँ, सॉरी मैंने ब्रैकेट्स यूज़ नहीं करे थे, ब्रैकेट 5 2 टाइम स्टार 3, दैट मीन्स 5 टू द पावर 3, आउटपुट क्या आ गया 125। क्यों, क्योंकि इसका ये कैसे निकला होगा, दैट इज 5 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज 25 मल्टीप्लाई बाय 5, इसका आपका आउटपुट क्या आ गया, दैट इज 125। अगर आप लिखते हो 5 डबल स्टार साइन 3, तो ये किसके लिए होता है, पावर के लिए आप यूज़ करते हो। तो आपको असाइनमेंट ऑपरेटर क्लियर हो गए होंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर्स होता है। लॉजिकल ऑपरेटर क्या करता है, दैट मीन्स चेक कराता है कि आपकी वैल्यूज़ जो है वो लॉजिक पे बेस्ड है या नहीं। दैट मीन्स अगर आपको ग्रेटर देन निकालना था, अगर ए बी और सी के बीच में कंपैरिजन करना था, सपोज मेरे पास ए के अंदर एक वैल्यू थी 10, बी के अंदर एक वैल्यू थी 5 और सी के अंदर वैल्यू थी
10। अगर मैं लिखता हूँ ए ग्रेटर देन बी, कंडीशन ट्रू है, एंड ए ग्रेटर देन सी, तो ये क्या है, ये वाली कंडीशन तो सही है, लेकिन ये वाली कंडीशन फॉल्स है, क्योंकि ये ग्रेटर नहीं, ग्रेटर इक्वल्स टू है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, दैट इज फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लेता हूँ डी इक्वल्स टू 8। अगर मैं लिखता हूँ ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन डी, तो ये कंडीशन क्या रिटर्न करेगा, ट्रू ये कंडीशन जो रिटर्न करेगा दैट इज ट्रू रिटर्न करेगा। क्यों, क्योंकि ये वाली कंडीशन भी सही है और ये वाली कंडीशन भी सही है। एंड कंडीशन के अंदर क्या होता है, जितनी भी आप कंडीशंस दे रहे हो वो सारी ट्रू होनी चाहिए, जब भी वो ट्रू रिटर्न करेगा। अगर उनमें से कोई भी एक कंडीशन गलत होगी तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। अब हम आ जाते हैं और पर। और में क्या होता है, आप सपोज एक दे रहा हो एक ग्रेटर देन बी और बी ग्रेटर देन सी। अब आपका बी क्या था, 5 था, वो तो बड़ा नहीं है सी से, सी की वैल्यू 10 है, लेकिन ए ग्रेटर देन बी है। और के अंदर क्या होगा, अगर ये सारी कंडीशन में से इन दोनों कंडीशन या और कंडीशंस भी होती, उनमें से एक भी कंडीशन ट्रू होती तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। ये किस कंडीशन में फॉल्स रिटर्न करेगा, जब सारी कंडीशंस फॉल्स होंगी उसी कंडीशन में फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर एक भी कंडीशन ट्रू मिलेगी तो क्या रिटर्न करेगा, दैट इज ट्रू। चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। मैं यहाँ लिख लेता हूँ ए इक्वल्स टू 10, बी इक्वल्स टू 5, सी इक्वल्स टू 10 एंड डी इक्वल्स टू दैट इज 8। मैं लिखता हूँ ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी। क्या आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए, क्योंकि ए की वैल्यू जो है वो बी से तो बड़ी है, लेकिन ए की वैल्यू सी से बराबर है, उससे बड़ी नहीं है। अगर मैं लिखता हूँ ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी, तो क्या आएगा, दैट इज ट्रू। ए की वैल्यू बी से भी बड़ी है और बी की वैल्यू सी से बड़ी नहीं है, सी ग्रेटर देन बी, तो कंडीशन क्या आएगी, दैट इज ट्रू आएगी। क्यों, ए की वैल्यू बी से बड़ी है और सी की वैल्यू भी बी से बड़ी है। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं और कंडीशन लगाते हैं, हमने लास्ट टाइम क्या लिया था, दैट इज ए ग्रेटर देन बी, ये कंडीशन क्या है, ट्रू है, और ए ग्रेटर देन बी ए ग्रेटर देन सी, तो ये कंडीशन क्या है, ये ए ग्रेटर देन सी तो नहीं है, क्योंकि ए सी की वैल्यू क्या है, 10 है और ए की वैल्यू भी 10 है। या फिर मैं यहाँ पर ए की जगह बी लिख लेता हूँ, तो ये कंडीशन फॉल्स है। 5 ग्रेटर देन 10 तो होता ही नहीं है, लेकिन हाँ 10 ग्रेटर देन 5 होता है। तो और के अंदर क्या होता है, अगर एक भी कंडीशन ट्रू मिलती है तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। अगर दोनों ही कंडीशन फॉल्स, सारी कंडीशन फॉल्स मिलती है जब भी फॉल्स रिटर्न करता है, तो अभी उसने क्या रिटर्न करा, ट्रू रिटर्न करा। अगर मैं लिखता हूँ बी ग्रेटर देन ए और बी ग्रेटर देन सी, इस कंडीशन में क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। क्यों, बी की वैल्यू 5 है और वो ग्रेटर देन 10 से 10 नहीं है। यहाँ पर भी बी की वैल्यू क्या है, 5 है और वो ग्रेटर देन सी दैट इज 10 से ग्रेटर नहीं है, तो इस कंडीशन में क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। एंड के अंदर क्या होता है, सारी कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, और के अंदर क्या होता है, कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो फॉल्स, सारी कंडीशन गलत होंगी जब भी वो फॉल्स रिटर्न करेगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, मेंबरशिप ऑपरेटर है। मेंबरशिप ऑपरेटर किस लिए यूज़ होता है, वो चेक करता है कि आपके सीक्वेंस डेटा टाइप के अंदर जो भी आप वैल्यू दे रहे हो वो उसके अंदर है या नहीं है, तो हम उसके लिए ये यूज़ करते हैं, दैट इज इन ऑपरेटर यूज़ करते हैं या फिर नॉट इन यूज़ करते हैं। सपोज मेरे पास एक लिस्ट थी, मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ, एक्स इक्वल्स टू सपोज इसके अंदर वैल्यू दे देता हूँ 1 2 3 4 5। मुझे चेक करना था इस एक्स के अंदर, इस लिस्ट के अंदर वैल्यू 3 है या नहीं है। तो सपोज मैं क्या चेक करूँगा, प्रिंट ब्रैकेट 3 इन एक्स, तो आपको ये क्या रिटर्न करेगा, दैट इज ट्रू। क्यों, क्योंकि 3 जो वैल्यू है वो इस एक्स लिस्ट के अंदर अवेलेबल है। अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट 7 इन
एक्स, तो क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि 7 वैल्यू इस लिस्ट के अंदर नहीं है। अगर मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ प्रिंट 10 नॉट इन एक्स, तो क्या रिटर्न करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि 10 एक्स के अंदर नहीं है और नॉट इन किसके अपोजिट काम करता है? इनके अपोजिट काम करता है। अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट 10 नॉट सॉरी दैट इज 3 नॉट इन एक्स, तो क्या रिटर्न करेगा? ये फॉल्स ट्रू रिटर्न फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि इसके अंदर है, और ये क्या करेगा? ट्रू आपका फॉल्स रिटर्न ट्रू रिटर्न करेगा। चेक कर लेते हैं इसको। तो एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। सपोज मैं यहाँ पे लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ x इक्वल्स टू ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिस्ट डिक्लेयर होती है 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 4 कॉमा 5। तो एक मेरी लिस्ट डिक्लेयर हो गई। मैं आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ प्रिंट x, तो आपकी लिस्ट प्रिंट हो गई। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंट दैट इज 3 इन x, तो क्या रिटर्न करेगा? दैट इज ट्रू, क्योंकि 3 जो है वो x के अंदर अवेलेबल है। अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट 10 इन x, तो क्या प्रिंट करेगा? फॉल्स प्रिंट करेगा, क्योंकि 10 जो है वो x लिस्ट के अंदर नहीं है। अब मैं लिखता हूँ प्रिंट दैट इज 3 नॉट इन x, तो क्या रिटर्न करेगा? ट्रू रिटर्न फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि 3 इसके अंदर है। तो आप क्या यूज़ करो? नॉट इन यूज़ करो। नॉट इन किसके लिए वर्क करता है? बिल्कुल अपोजिट वर्क करता है, जैसे आपका इन काम करता है। अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट 10 नॉट इन x, तो ये क्या रिटर्न करेगा? दैट इज ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि 10 नहीं है x के अंदर, इसलिए ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। तो जो आपका ये ऑपरेटर्स हैं दैट इज मेंबरशिप ऑपरेटर्स है, वो किस पे काम करते हैं? सीक्वेंस डेटा टाइप में है। सपोज मैं यहाँ पर एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। मैं यहाँ लिख लेता हूँ s इक्वल्स टू एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ दैट इज फुल फॉर्म s। अगर आपको प्रिंट करता हूँ प्रिंट s, तो वो क्या करेगा? ये वैल्यू प्रिंट कर देगा। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंट u इन किस स्ट्रिंग के अंदर? s के अंदर। u अगर है इसके अंदर, तो क्या रिटर्न करेगा? दैट इज ट्रू रिटर्न करेगा। सॉरी, प्रिंट u इन s, तो क्या प्रिंट करेगा? दैट इज ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि u जो था स्ट्रिंग था, इसलिए मुझे इसको डबल कोड या सिंगल कोड या ट्रिपल कोड में लिखना पड़ता है। तो u किसके अंदर था? s के अंदर था, इसलिए क्या रिटर्न करा? इसने ट्रू रिटर्न कर दिया। अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट डी भी इन्वर्टेड में लिखूँगा इन s, तो ये अब d जो है गूगल फॉर्म के अंदर नहीं है, तो क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा। तो दैट मीन्स हमारे पास क्या होता है? हमारे पास मेंबरशिप जो ऑपरेटर होता है वो किस पे काम करते हैं? सीक्वेंस डेटा टाइप के ऊपर काम करते हैं। उसके अंदर से आपको सर्च करता है कि वो वैल्यू जो आप सर्च कराना चाहते हो वो उस सीक्वेंस डेटा टाइप के अंदर है या नहीं है। अगर होगी तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। किस कंडीशन में? अगर आप इन यूज़ कर रहे हो। अगर नॉट इन यूज़ कर रहे हो तो इनके अपोजिट काम करेगा। अगर होगी तो वो क्या करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर नहीं होगी तो ट्रू रिटर्न करेगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? आइडेंटिटी ऑपरेटर है। आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या करता है? दोनों ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर कराता है। सपोज यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। हमारे पास a की वैल्यू क्या है? 10 है, b की वैल्यू 5 है और c की वैल्यू 10 है। अगर लिखता हूँ मैं प्रिंट a इज b, तो क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट a इज c, तो क्या रिटर्न करेगा? दैट इज ट्रू। मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। प्रिंट id id की स्पेलिंग गलत हो, id की जगह मैंने इस लिख दिया, id है। एंटर करता हूँ।
प्रिंट ID B और प्रिंट ID C। अब एक चीज़ नोट करिएगा, जो ID A है और ID C है उनकी वैल्यू सेम है, और जब प्रिंट ID जो B है उसकी वैल्यू चेंज है। तो उसका एक्चुअल में जो आपके ये ऑपरेटर्स हैं, कौन से आइडेंटिटी ऑपरेटर है, वो किसको चेक करते हैं? आपके मेमोरी एड्रेस रेफरेंस को चेक करते हैं। अगर वो सेम है तो वो क्या रिटर्न करेंगे? ट्रू रिटर्न करेंगे। अगर वो सेम नहीं है तो क्या रिटर्न करेंगे? फॉल्स है। क्योंकि पाइथन के अंदर क्या होगा, जब आपने ये वेरिएबल डिक्लेयर करोगे तो ये मेमोरी रेफरेंस बने होंगे। सपोज ये 10 के लिए ये 5, ये सपोज 15 था, ये 20 था, और जब आपने वेरिएबल डिक्लेयर करा होगा A, B और C, तो B आपको इस मेमोरी रेफरेंस को लोकेट कर रहा होगा। जो A होगा वो 10 को और C भी इस 10 को लोकेट कर रहा होगा। तो इस मेमोरी रेफरेंस आपका क्या होगा? A वेरिएबल के लिए भी सेम है और C वेरिएबल के लिए भी सेम है। इसलिए जो आइडेंटिटी ऑपरेटर है वो क्या रिटर्न कर रहा है? ट्रू रिटर्न कर रहा है। अगर दोनों की वैल्यूज रेफरेंस वैल्यूज जो है यानी कि ऑब्जेक्ट की आपकी वो सेम होंगी तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो आपको ऑपरेटर्स तो क्लियर होगा होंगे। आपको लिटरल या वैल्यूज इन पाइथन के बारे में बता देता हूँ। पाइथन के अंदर जो लिटरल्स कहलाते हैं या वैल्यूज़ कहलाती हैं वो क्या है? एक फिक्स्ड वैल्यूज़ रहती। हमारे पास 5 टाइप के लिटरल्स होते हैं पाइथन के अंदर। कौन कौन से होते हैं? स्ट्रिंग लिटरल्स होते हैं, न्यूमेरिक लिटरल्स होते हैं, देन आपके स्पेशल लिटरल्स होते हैं। स्पेशल लिटरल कौन सा है? आपका नन है। देन आपके बूलियन लिटरल्स होते हैं। बूलियन क्या होता है? दैट इज ट्रू या फॉल्स। और आपके एक लिटरल होता है दैट इज कॉल्ड कलेक्शन। कलेक्शन के अंदर क्या क्या आता है? आपका लिस्ट आती है, ट्यूपल्स आता है, डायरेक्टरीज आती है। ये जो है कौन सा लिटरल है? कलेक्शन लिटरल है। अगर हम स्ट्रिंग लिटरल की बात करें तो स्ट्रिंग लिटरल क्या है? अगर आप किसी भी वेरिएबल को जो वैल्यू असाइन करते हैं वो क्या कहलाता है? लिटरल कहलाता है। अगर हम देखें तो हम पाइथन के अंदर 2 तरीके से लिटरल क्रिएट कर सकते हैं। एक सिंगल लाइन स्ट्रिंग लिटरल होता है और एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिटरल होता है। इसको क्रिएट करने के लिए आपको क्या होता है कि आप किसी भी स्ट्रिंग को डबल कोट्स में असाइन कर दिया है। सपोज मैं आपको करके दिखाता हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि सिंगल लाइन स्ट्रिंग क्या होती है और मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिटरल्स क्या होते हैं। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। सपोज अगर मुझे एक वेरिएबल की वैल्यू इनिशियलाइज करनी थी, दिस इज माई बुक। बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका पाइथन है वो सिंगल लाइन स्ट्रिंग लिटरल अलाउ करता है। बाय डिफ़ॉल्ट सिंगल लाइन स्ट्रिंग लिटरल होता है। सपोज अगर मैं इसी लाइन को मैं चाहता कि मैं 2 लाइन में कन्वर्ट कर दूं तो ये पॉसिबल नहीं था। दिस इज, और मैं एंटर करके इसको नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू करना चाहूँ तो ये पॉसिबल नहीं है। सिंगल लाइन लिटरल क्या होता है कि आपकी जो स्ट्रिंग है वो सेम लाइन से ही स्टार्ट होना चाहिए और सेम लाइन में ही एंड हो जाना चाहिए, नहीं तो वो एरर डिस्प्ले करेगा। लेकिन हमें चाहिए था कि हम मल्टीपल लाइन में लिख सकें। उसके लिए पाइथन आपको अलाउड करता है। तो आपको इनिशियलाइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दिस इज, यहाँ आप क्या यूज़ कर लेंगे? बैकस्लैश। एंटर करेंगे, कोई एरर नहीं आएगा। माय बुक इन्वर्टेड में क्लोज करिए, एंटर कर दिए। अगर मैं प्रिंट करूँगा तो प्रिंट ये सेम लाइन में ही होगी। ये आपका आउटपुट आ गया। स्ट्रिंग लिटरल्स जो है आप सिंगल कोड में या डबल कोड में दोनों में ही दे सकते हैं। सपोज अगर मैं सिंगल कोड में भी देता हूँ, सिंगल कोड, दिस इज माय बुक, तो ये भी वैलिड है। और अगर आप डबल कोड में देते वो भी वैलिड है। अगर आप मल्टीलाइन स्ट्रिंग लिटरल क्रिएट करना चाहते हैं, एक तो तरीका आपके पास ये था कि आप बैकस्लैश यूज कर लें। दूसरा तरीका है कि आप A 3 बार अपोस्ट्रोफी दिस इज एंटर माय बुक, ये जो भी आपको लिखना है एंटर, और ट्रिपल सिंगल कोड क्लोज कर दिए, एंटर करिए। अगर आप प्रिंट करते प्रिंट ए तो आउटपुट आपका दिस इज माय बुक आएगा। एक और तरीका है प्रिंट करने के लिए, दैट इज A ट्रिपल कोड में
डबल कोट में एक और तरीका है मल्टी लाइन स्ट्रिंग प्रिंट करने के लिए, इक्वल्स टू डबल कोट 3 टाइम्स, दिस इज माय बुक, अगेन 3 टाइम्स डबल कोट क्लोज, एंटर, प्रिंट ए की वैल्यू, सॉरी कैपिटल ए हो गया, स्लिप एरर आ रहा है, स्मॉल ए की वैल्यू। अगर आप पाइथन के अंदर आप नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स प्रिंट करना चाहते हैं तो आप प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन आप नॉर्मल ही प्रिंट नहीं कर सकते। अगर सपोज मैं लिखता हूँ प्रिंट, ब्रैकेट में लिखता हूँ दिस इज, और माई को जो मैं चाह रहा था कि माई जो आए मेरा वो इन्वर्टेड कॉमास में आए, बुक, दैट मीन्स मैं प्रिंट करना चाहता था दिस इज माई, माई जो था इन्वर्टेड में आए और बुक प्रिंट हो जाए। तो ये क्या दे रहा है, दैट इज इनवैलिड सिंटेक्स। अगर मैं इन्वर्टेड प्रिंट करना चाहता हूँ, दैट इज अगर मैं इन्वर्टेड प्रिंट करना चाहता हूँ तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप लिखेंगे प्रिंट और आप एस्केप कैरेक्टर यूज़ करेंगे उस टाइम माई के साथ, दिस इज माई, और आप क्या करेंगे बैक स्लैश, दिस इज बैक स्लैश इन्वर्टेड माई, बैक स्लैश इन्वर्टेड एंड बुक, इन्वर्टेड क्लोज। तो अब क्या प्रिंट होगा, दिस इज इन्वर्टेड में माई एंड बुक। ये आप सारे कैरेक्टर्स ट्राई करके देख सकते हैं, ये टेबल यहाँ पर दे रखी है। अगर आप चाहते हो दिस इज, देन 2 बार टैप की प्रेस हो और फिर बुक लिखा हुआ है, तो आप क्या करोगे, यहाँ दिस लिखोगे, टैप की के लिए इन्होंने जो दे रखा है वो क्या है, बैक स्लैश टी होता है, बैक स्लैश टी एंड बैक स्लैश टी, ये वाला बैक स्लैश मैं हटा देता हूँ। तो अब क्या होगा, दिस इज 2 बार टैप एंड माई बुक। समझने की कोशिश करते हैं इंटीजर लिटरल को। इंटीजर लिटरल क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, इसमें फ्रैक्शन पॉइंट्स नहीं होता, दैट मीन्स डेसिमल पॉइंट नहीं होता। इसमें प्लस आप लगा सकते हो या माइनस लगा सकते हो, कॉमा नहीं लगा सकते हो। हमारे पास 3 तरीके के इंटीजर लिटरल होते हैं, कौन कौन से, एक डेसिमल, एक ऑक्टल और एक हेक्साडेसिमल। चलिए एग्जाम्पल के रूप समझते हैं, डेसिमल इंटीजर लिटरल, ऑक्टल इंटीजर लिटरल और हेक्साडेसिमल इंटीजर लिटरल। अगर मैं लिखता हूँ a = 12, तो ये कौन सा है, लिटरल है, डेसिमल इंटीजर लिटरल। अगर मैं लिखता हूँ b = 0 स्मॉल o, दैट इज 1, तो ये कौन सा, दैट इज ऑक्टल। अगर मैं लिखता हूँ d = ox 0x एंड कैपिटल F, तो ये कौन सा है, दैट इज हेक्साडेसिमल। अब मैं तीनों की आपको वैल्यू प्रिंट करके दिखाता हूँ। प्रिंट अगर मैं a लिखता हूँ तो डेसिमल वैल्यू, अगर मैं प्रिंट a लिखता हूँ तो डेसिमल वैल्यू a की क्या थी, दैट इज 10, तो वो प्रिंट हो जाएगी, सॉरी 12 थी, तो वो प्रिंट हो जाएगी। अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट b, तो क्या वैल्यू प्रिंट होगी, दैट इज 1 ऑक्टल वैल्यू। अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट c, तो क्या प्रिंट होगा, दैट इज f किसकी वैल्यू है, हेक्साडेसिमल में 15 की, तो क्या, क्योंकि मैंने उस वेरिएबल का नाम क्या दिया था, दैट इज d, क्या प्रिंट हुआ, दैट इज 15। फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। अगर कोई भी वेरिएबल मुझे फ्लोटिंग पॉइंट का क्रिएट करना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, a = 5.4, दैट मीन्स आप एक ही डेसिमल यूज़ कर सकते हो, आप 2 डेसिमल यूज़ नहीं कर सकते हो। 45.5, दैट इज, ये वैलिड है। अगर मैं इसको इनिशियलाइज करूँ, अगर मैं लिखता हूँ c = 45.5.5, दैट मीन्स ये सिंटेक्स एरर आना चाहिए, क्योंकि 2 डॉट्स अलाउड नहीं है, सिर्फ कितने आप दे सकते हो, सिंगल डॉट। आप इस पर कॉमा यूज़ नहीं कर सकते हो। अगर मैं लिखता हूँ c = 56.3, तो ये अलाउड नहीं है, ये एज अ डेसिमल ट्रीट नहीं कर रहा है, ये क्या ट्रीट कर रहा है, एज अ लिस्ट या ट्यूपल। फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स जो होते हैं वो आप 2 तरीके से लिख सकते हो, एक क्या होता है आपका फ्रैक्शन फॉर्म में होता है और एक एक्सपोनेंट फॉर्म में होता है। नेक्स्ट है हमारा बूलियन लिटरल। बूलियन लिटरल में 2 ही वैल्यूज होती है, या तो ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। इसके अंदर एक स्पेशल लिटरल होता है, दैट इज कॉल्ड नन। वो जब आप यूज़ करते हो, जब आप
एक वेरिएबल तो डिक्लेयर करना चाहते हो लेकिन उसके अंदर अभी वैल्यू नहीं देना चाहते हो। अगर आप वैल्यू नहीं देना चाहते हो और नॉर्मली वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो एरर देता है, लेकिन पाइथन ने आपको एक स्पेशल लिटरल दिया दैट इज कॉल्ड नन। उस कंडीशन में क्या होता है कि आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो और उसका डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं करोगे। अगर आपको डिक्लेयर करना है, सपोज मैं यहाँ पर ले लेता हूँ वी और इक्वल्स टू नन लिखता हूँ, तो वी की वैल्यू क्या होगी, नन। अगर मैं लिखता हूँ टाइप, और प्रिंट भी करेगा वो, एक्चुअली मैंने वहाँ उस टाइम लिखा था सिंगल वी, क्या करा, नन। नॉर्मली क्या होता है जब आप वेरिएबल, कभी कभार क्या होता है कि आप वेरिएबल डिक्लेयर तो करना चाहते हो लेकिन उसको इनिशियलाइज नहीं करते हो, तो पाइथन के अंदर क्या होता है, अगर जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो प्रॉब्लम आती है कि वो लेता ही नहीं है, क्योंकि उसके सामने आपको उसका वैल्यू देनी पड़ती है। लेकिन आप चाहते थे कि आप वेरिएबल डिक्लेयर कर दो और उसको लेटर यूज़ करो, तो आप उसको क्या डिफाइन कर दोगे, नन डिफाइन कर दोगे, और उसको बाद में किसी भी डेटा टाइप में आप कन्वर्ट कर सकते हो, इनपुट एंड आउटपुट। अभी तक क्या होता था, हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू असाइन कर देते थे, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि उस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू आए वो यूज़र इंटरेक्टिवली इनपुट करे, तो हमारे पास पाइथन 3.x के अंदर फंक्शन होता है दैट इज कॉल्ड इनपुट। उसके थ्रू हम वैल्यू किसी भी यूज़र से इनपुट करा सकते हैं। समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। सपोज मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ नेम इक्वल्स टू, अभी तक हम क्या करते थे, असाइन कर देते थे। सपोज यहाँ पर मैं असाइन कर देता हूँ अपना ही नाम गुलफाम, तो नेम की वैल्यू क्या हो गई, असाइन हो गई गुलफाम। लेकिन अगर मुझे यूज़र के थ्रू इनपुट करानी है तो ये प्रॉब्लम आती थी। उसके लिए पाइथन ने आपके लिए एक फंक्शन दिया है दैट इज कॉल्ड इनपुट। उसको हम कैसे यूज़ करेंगे, आप एक वेरिएबल ले लें, सपोज मैं यहाँ पर ले लेता हूँ name1 इक्वल्स टू, आप कैसे फंक्शन यूज़ करेंगे, इनपुट ब्रैकेट्स इन्वर्टेड के अंदर जो मैसेज आप यूज़र को डिस्प्ले कराना चाहते हैं, एंटर योर नेम ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब जो भी वैल्यू यूज़र इनपुट करेगा वो किसके वेरिएबल के अंदर चली जाएगी, name1 के अंदर। सपोज मैं यहाँ इनपुट कर देता हूँ अमित, तो अब name1 की वैल्यू क्या हो गई, अमित हो गई। प्रिंट करके चेक कर लेते, प्रिंट name1, क्या वैल्यू प्रिंट हो रही है, दैट इज अमित। अगर मैं प्रिंट करता हूँ नेम की वैल्यू तो क्या प्रिंट होगी, दैट इज गुलफाम। क्यों, क्योंकि हमने नेम वेरिएबल को वैल्यू इनिशियलाइज करी थी गुलफाम, और जबकि हमने name1 के अंदर वैल्यू इनपुट कराई थी यूजर से, जो कि क्या प्रिंट हुई, दैट इज अमित। अब इनपुट फंक्शन के अंदर एक प्रॉब्लम होती है, वो बाय डिफॉल्ट जो रिटर्न करता है दैट इज स्ट्रिंग। अगर मैं दो नंबर ऐड करना चाहता हूँ, सपोज मैं एक मैसेज देता हूँ x इक्वल्स टू इनपुट, और मैं यूजर से दो नंबर इनपुट कराता हूँ, एक x के अंदर एक y के अंदर, एंटर एनी नंबर। यूजर ने एक x के अंदर वैल्यू इनपुट कराई दैट इज 3, फिर एक मैसेज दे देता हूँ दैट इज y इक्वल्स टू इनपुट एंटर एनी नंबर। दैट मीन्स एक y के अंदर वैल्यू इनपुट हो जाएगी, दैट इज मैंने इनपुट करा दी 6, तो एक x के अंदर वैल्यू जो गई है दैट इज 3, और y के अंदर जो वैल्यू गई है वो क्या गई है, दैट इज 6। मैं प्रिंट करा के भी आपको चेक कराता, तो प्रिंट x की वैल्यू प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट y की वैल्यू भी प्रिंट करा लेते हैं। लेकिन जो ये वैल्यू गई है वो एज अ स्ट्रिंग फॉर्म में गई है, इसको हम प्रिंट करके चेक कर लेते हैं कि एज अ स्ट्रिंग फॉर्म में गई है या नहीं गई है। हम लिखते हैं प्रिंट x प्लस वाई, आउटपुट एज ए, अगर न्यूमेरिकल वे में गई होती, अगर इंटीजर वे में गई होती तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए था, दैट इज 9, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा 36। क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगी, कॉन्कैटिनेट कर दिया जाएगा इसको, तो 3 दैट मीन्स उसके साथ ज्वाइन कर दिया गया 6 को। अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती तो क्या होता, दैट इज 3 + 6 दैट इज 9 आउटपुट आता है। अगर इस चीज़ को आप ओवरकम करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि नंबर की वैल्यू जो आप इनपुट करें वो एज अ नंबर ही ट्रीट हो, तो हम ले लेते हैं एक बार और x इक्वल्स टू, आप यहाँ पर क्या करेंगे, टाइप कास्टिंग यूज़ कर लेंगे। टाइप कास्टिंग क्या होती है, एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना होता है। दैट मीन्स जो इनपुट होगा वो एज अ स्ट्रिंग होगा, लेकिन मैं उसको कन्वर्ट कर रहा हूँ एज अ इंटीजर। अगेन इनपुट एंटर एनी नंबर।
दो ब्रैकेट क्लोज करना है क्योंकि एक हमने इंटीजर के लिए भी ले फंक्शन के लिए भी रखा है। मैंने एक्स के अंदर अगेन वैल्यू इनपुट कराई 3। अगेन मैं वाई के लिए ले लेता हूँ, वाई इक्वल्स टू इंट ब्रैकेट इनपुट एंटर एनी नंबर। अगेन दो ब्रैकेट क्लोज, प्रिंट कर वाई के अंदर वैल्यू इनपुट अगेन कर देता हूँ 6। अब प्रिंट करते हैं, प्रिंट दैट इज एक्स प्लस वाई। तो क्या प्रिंट होना चाहिए, दैट इज 9। देखिए तो हमने करा क्या, इनपुट ने क्या करा, जो भी हमने वैल्यू एक्स के अंदर इनपुट कर रहे थे वो क्या जा रही थी, एज अ टेक्स्ट जा रही थी, दैट इज स्ट्रिंग। तो इन फंक्शन ने उसको क्या करा, उसको कन्वर्ट करा इंटीजर में, देन एक्स के अंदर ट्रांसफर कर दिया। सेम वाई के लिए हुआ और उसको प्रिंट कर दिया। तो डिफॉल्ट बिहेवियर को ओवरकम करने के लिए हमने स्ट्रिंग को हमने टाइप कास्टिंग यूज करी, दैट इज इंट। अगर आप इनपुट कराना चाहते हैं फ्लोट वैल्यू, तो आप इनकी जगह क्या यूज़ कर लेंगे, फ्लोट यूज़ कर लेंगे। पाइथन 3.x में किसी भी चीज़ को स्टैंडर्ड आउटपुट पे प्रिंट कराने के लिए आपके पास फंक्शन होता है, दैट इज प्रिंट। प्रिंट फंक्शन क्या करता है कि आपकी जो भी ऑब्जेक्ट आप उसके अंदर पास करते हो वो आपके स्टैंडर्ड आउटपुट दैट इज मॉनिटर पर वो प्रिंट कर देता है। प्रिंट का अगर हम सिंटेक्स चेक करें तो प्रिंट का सिंटेक्स क्या है, दैट इज प्रिंट ऑब्जेक्ट कितने भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, लेकिन उसको सेपरेट आप किससे करोगे, कॉमा से। अब जो भी चीज़ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आती है वो ऑप्शनल है, आप इसको यूज़ करें या नहीं करें, लेकिन यहाँ पर क्या है, दैट इज सेपरेटर। SEP इक्वल्स टू जो भी आप सेपरेटर यहाँ पर दोगे वो यूज़ होएगा। और एक है दैट इज एंड अगर आप एंड यूज़ कर सकते हो और सेपरेटर यूज़ कर सकते हो प्रिंट के साथ। बाकी आप आपके एस्केप सीक्वेंस है वो आप यूज़ कर सकते हो। तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट अमित मानस ऋतु कमा अंजू, तो ये कितना ऑब्जेक्ट्स हो गए, दैट इज 4। प्रिंट करते हैं, प्रिंट हो गया। अगर मैं चाह रहा था कि हर ऑब्जेक्ट के बीच में एक सेपरेटर यूज़ करूं, तो आप क्या करोगे, अपना प्रिंट स्टेटमेंट दोगे, देन अगेन कॉमा, और आप क्या यूज़ करोगे, SEP, इसको क्या बोलते हैं, सेपरेटर इक्वल्स टू इन्वर्टेड्स में जो भी आप सेपरेटर कैरेक्टर दे दोगे और जितने आप दोगे उतने ही प्रिंट होंगे। अगर अभी इसको प्रिंट करें तो अमित आएगा, बीच में ये डैशेस आएंगे, देन माइनस डैशेस एंड, तो आप हर वर्ड को सेपरेट करें जो आपने सेपरेटर कैरेक्टर दिया है। अगर इसी की जगह मैं एंड में देता, एंड लिखता हूँ, दैट इज एंड इक्वल्स टू, अब क्या होगा, अब सिर्फ जो आपके सेपरेटर कैरेक्टर प्रिंट्स होंगे वो कहाँ पर होंगे, एंड ऑफ लाइन। हम कुछ प्रिंट के फंक्शंस को स्क्रिप्ट के थ्रू भी समझने की कोशिश करते हैं। मैं नोटपैड प्लस ले लेता हूँ, एक फाइल ये नहीं बना लेता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ x इक्वल्स टू 10 एंड y इक्वल्स टू 20। मैं लिखता हूँ प्रिंट x वैल्यू ऑफ x, मैं नोटेड में कर देता हूँ, कॉमा x की वैल्यू प्रिंट करा लेता हूँ, और y की वैल्यू प्रिंट करा लेता हूँ। चेक करते हैं इसका, वैल्यू ऑफ y, सेव कर लेता हूँ। अगेन आप लोग प्लीज़ मीनिंगफुल नाम दिएगा, मैं इसको एग्जीक्यूट करके चेक कर लेता हूँ। CMD अपने डी ड्राइव में जाता हूँ, पाइथन t.py। अभी क्या हो रहा है, आपकी जो वैल्यू प्रिंट स्टेटमेंट हो रहा है, हर टाइम वो क्या कर रहा है, नेक्स्ट लाइन पर जा रहा है। आप चाहते हो ये जो स्टेटमेंट हो वो सेम लाइन पे ही प्रिंट हो, उस कंडीशन में आप यहाँ पर क्या कर दोगे, कॉमा लगा के एंड इक्वल्स टू सेपरेटर कैरेक्टर जो आप एंड कैरेक्टर जो दोगे वो स्पेस दे दोगे। देखिए चेक करते हैं,
ये सेम लाइन में प्रिंट होगा। जब भी प्रिंट फंक्शन आप यूज़ करते हो तो वो क्या करता है, नेक्स्ट प्रिंट के लिए वो न्यू लाइन पर चला जाता है, जबकि एंड क्या करेगा, जब पर नेक्स्ट लाइन होगी उसको सेम लाइन में ही लेकर वापस आ जाएगा। दूसरी चीज़, अगर मैं यहाँ पर एक चीज़ और यूज़ करता हूँ, दैट इज प्रिंट सम ऑफ x प्लस कॉमा x कॉमा एन इन्वर्टेड में, क्योंकि स्ट्रिंग है मेरी, कॉमा y कॉमा इन्वर्टेड में इक्वल्स टू कॉमा अगेन is कॉमा x प्लस वाई। तो यहाँ कितने ऑब्जेक्ट्स हो गए, आप जितने कॉमास काउंट करेंगे उतने ही ऑब्जेक्ट्स होगा। एक ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट, तीन ऑब्जेक्ट, 4, 5, 6 एंड 7। इसको यूज करके देखते हैं। दैट इज 10 प्लस, अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, यहाँ पर सम ऑफ आया, देन उसने यहाँ x की वैल्यू प्रिंट कर दी थी, क्योंकि मैंने इसको इन्वर्टेड में नहीं दिया, क्यों, तो इसको ये क्या करेगा, जो भी वेरिएबल की वैल्यू होगी वो प्रिंट करेगा। एंड मैंने स्ट्रिंग में दिया, डबल कोट्स में दिया, तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, y की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, इक्वल्स टू साइन मैंने इन्वर्टेड में दिया, एज इट इज प्रिंट होगा, एज इट इज प्रिंट हो रहा है। इसकी मुझे यहाँ पर ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि मैं एक ही स्ट्रिंग है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था। तो x और प्लस y। अब क्या होता है, जब भी प्रिंट स्टेटमेंट आप यूज़ कर रहे होते हो तो वो क्या करता है, जो आपका प्रिंट करता है वो स्ट्रिंग फॉर्म में प्रिंट करता है। ये जो प्रिंट हुआ है 30, वो स्ट्रिंग फॉर्म में प्रिंट हुआ है, लेकिन प्रिंट फंक्शन ने क्या करा होगा, पहले x प्लस वाई को इवेल्युएट करा होगा, दैट मीन्स इसका टोटल करा होगा, फिर इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके इंटरनली आपको क्या प्रिंट करके दिखा दिया, दैट इज 30। आज जो हमने पढ़ा वो क्या था, दैट इज टोकन्स। देन हमने पढ़ा था ऑपरेटर्स, हमने सारे ऑपरेटर्स करके देखे थे। देन हमने क्या पढ़ा था, दैट इज सैंपल, इनपुट एंड आउटपुट। हमने चेक करा था कि इनपुट हम कैसे लेंगे और आउटपुट कैसे लेंगे। देन हमने क्या करा था, जो हम इनपुट ले रहे थे, दैट इज टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग मैंने आपको बताया था क्या होती है, दैट इज आप एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में डेटा को कैसे कन्वर्ट करते हो। ये सारे जो हमारे टॉपिक्स थे थोड़े लेंथी हो गए, इसलिए मैं इस वीडियो को यहाँ एंड करता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, दैट इज डेटा टाइप्स, पाइथन के डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। देन हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे। आपके कंडीशनल स्टेटमेंट कौन से होते हैं, इफ़, एल्स, या फिर इफ़, एल्स इफ, देन या फिर नेस्टेड इफ पढ़ेंगे। इसके बाद हम जो इसी टॉपिक के अंदर जो पढ़ेंगे, दैट इज लूप्स पढ़ेंगे। हमारे पास पाइथन के अंदर कौन कौन से लूप्स होते हैं, दैट इज व्हाइल एंड फॉर, इन दोनों को हम पढ़कर देखेंगे। इन दैट इज टोकन्स, ऑपरेटर्स, इनपुट और प्रिंट स्टेटमेंट और टाइप कास्टिंग में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, अगर इन टॉपिक्स में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं कोशिश करूँगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की और आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की। थैंक यू।